हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में। तो दोस्तों, इसकी फोर्थ यूनिट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फोर्थ यूनिट का पहला सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, फोर्थ जो यूनिट है वो है वीडियोस एंड एनिमेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वीडियोस क्या होते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, एनालॉग वीडियो, डिजिटल वीडियो क्या होता है, किस तरह के वीडियो स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स क्या होते हैं, एनिमेशन क्या होते हैं, एनिमेशन किस टाइप के होते हैं, और सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के। तो दोस्तों, ये सभी कुछ बताने वाला हूँ आपको इस यूनिट के अंदर। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ यूनिट नंबर 4 के बारे में। अब दोस्तों, मैं आता हूँ सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, जो है वीडियो इन मल्टीमीडिया। तो दोस्तों, वीडियो क्या है? वीडियो दोस्तों विजुअल एलिमेंट्स हैं, मूविंग विजुअल एलिमेंट्स हैं, जो कि कंबाइंड होते हैं साउंड के साथ किसी एक पर्पस के लिए। तो दोस्तों, वीडियो का उपयोग किया जाता है किसी एक स्टोरी को बताने में, या कोई प्रेजेंटेशन देने में, या कोई इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में। दोस्तों, ये सबसे डायनेमिक कंपोनेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के। और दोस्तों, इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये कम्युनिकेशन में उपयोग किए जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पर्पस के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, एजुकेशन में उपयोग किए जा सकते हैं, मार्केटिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, और बहुत से इसके अदर यूजेस भी हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल टूल है हमारे इमोशंस को कन्वे करने के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स और एक्सपीरियंस को बताने के लिए। अब दोस्तों, आता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ वीडियो इन मल्टीमीडिया। तो दोस्तों, वीडियो के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सबसे पहले तो विजुअल्स हो सकते हैं। ये विजुअल फुटेज हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, कोई सीन्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा विजुअल जिसको आपने कैमरे से शूट किया हो, वो विजुअल की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ऑडियो। दोस्तों, ऑडियो हमारे वॉइस ओवर्स हो सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है, ये भी हमारे विजुअल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, टेक्स्ट। तो दोस्तों, आप देखते हैं जैसे कोई नरेशन आता है, या फिर कोई भी टेक्स्ट में जो है सबटाइटल्स वगैरह आते हैं, तो वो टेक्स्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो टेक्स्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वीडियो का। अब दोस्तों, मैं आता हूं अगले कंटेंट के ऊपर, जो है इंटरेक्टिविटी। अब दोस्तों, इंटरेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वीडियोस इंटरेक्टिव होते हैं। इंटरेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि जैसे वीडियोस पे कुछ लिंक दी हुई है, कोई हाइपर लिंक दिया हुआ है, कुछ रिलेटेड लिंक्स दी हुई है, जिसकी हेल्प से आप अदर वीडियोस पे जंप कर सकते हैं, अदर फॉर्म पे जंप कर सकते हैं। तो ये इंटरेक्टिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वीडियो का मल्टीमीडिया के अंदर। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया वीडियोज इन मल्टीमीडिया। अब दोस्तों, मैं आता हूँ टाइप ऑफ वीडियोज। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत टाइप के वीडियोस होते हैं, लेकिन जो आपने कॉमनली देखे होंगे उसको मैंने किन्हीं कैटेगरीज में रखा हुआ है। ये कैटेगरी 7 टाइप की है, सॉरी 8 टाइप की कैटेगरी है। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो कैटेगरी है वो लाइव एक्शन वीडियो की है। अब दोस्तों, ऐसे रियल फुटेज जिनको कैप्चर किया जाता है लाइव, जैसे कोई मैच लाइव चल रहा है, तो वो लाइव एक्शन वीडियो की कैटेगरी में आता है। इसका यूज मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, टीवी शोज में और इंटरव्यूज में किया जाता है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है एनिमेटेड वीडियो की। अब दोस्तों, ये एक ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको, जो एनिमेटेड होते हैं, जिनको एनिमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया जाता है। ये 2D एनिमेशंस भी हो सकते हैं, 3D एनिमेशंस भी हो सकते हैं। इसके अंदर आता है कार्टून, एनिमेटेड, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, मोशन ग्राफिक्स, ये सब इसकी कैटेगरी हैं। इसका यूज किया जाता है एंटरटेनमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में और एजुकेशन में। दोस्तों, जो तीसरी कैटेगरी है वो ट्यूटोरियल या इंस्ट्रक्शन वीडियोस की है। अब दोस्तों, ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज सिखाना। आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सिखा रहे हो तो वो ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर है, या कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो ट्यूटोरियल या इंस्ट्रक्शन वीडियो के अंतर्गत आता है। इसका यूज किया जाता है एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, या DIY प्रोजेक्ट्स में। अब दोस्तों, इसमें जो एग्जांपल्स हैं इसके वो है हाउ टू वीडियोस, मतलब हाउ टू कुक, हाउ टू रीड द बुक, हाउ टू यूज द माउस। ये सारी चीज जो कैटेगरीज हैं, ये सारी ट्यूटोरियल्स के अंदर आती हैं। दोस्तों, जो चौथी कैटेगरी होती है वो एक्सप्लेनर वीडियोस की होती है। अब दोस्तों, ये शॉर्ट एंड एंगेजिंग वीडियोस होते हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में कोई डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, जैसे कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करना है, कैसे उस सर्विस को आपको यूज करना है। और दोस्तों, ये एनिमेटेड भी हो सकते हैं, ये वॉइस ओवर्स भी हो सकते हैं, और ये सिंपल वीडियोस होते हैं जो किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की वर्किंग से रिलेटेड होते हैं। इसका यूज किया जाता है मार्केटिंग में एंड बिजनेस में।
दोस्तों जो पांचवी कैटेगरी होती है वो प्रमोशनल वीडियोस की होती है। दोस्तों ये जो प्रमोशनल वीडियोस होते हैं ये किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब दोस्तों इसका यूज़ होता है एडवर्टाइजमेंट में, डिजिटल मार्केट कैंपेन्स में इसका यूज़ किया जाता है। प्रमोशन हो सकता है किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का, किसी इवेंट का, किसी ब्रांड का, या किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ प्रमोशनल वीडियोस, जो भी वीडियोस बनते हैं वो सारे प्रमोशनल वीडियोस की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों जो छठी कैटेगरी होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्री वीडियोस की। अब दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री वीडियोस क्या होते हैं, पीपल के रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर होते हैं, किसी इशू से इंस्पायर होते हैं या फिर किसी लोगों से इंस्पायर होते हैं। जैसे कोई बंदा है जिसने काम किया हुआ है, कोई सोशल वर्क किया हुआ है, कोई बंदा गांव में जा रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो उससे रिलेटेड रहेंगे। अब दोस्तों ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी होते हैं। दोस्तों इसका जो एम होता है वो होता है ऑडियंस को इन्फॉर्म करना, ऑडियंस को इंगेज करना, ऑडियंस को एजुकेट करना और उनको नेक कामों के लिए इंस्पायर करना। तो दोस्तों ये छठी कैटेगरी थी। सातवीं कैटेगरी आती है सोशल मीडिया वीडियोस की। अब दोस्तों ये जो भी शॉर्ट्स बनते हैं, जो भी इंगेजिंग वीडियोस बनते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सभी सोशल मीडिया वीडियोस की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, हो सकते हैं कॉमेडी वीडियोस भी हो सकते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोस भी हो सकते हैं, चैलेंजेस भी हो सकते हैं, बिहाइंड द सीन फुटेज भी हो सकते हैं। तो ऐसे सभी वीडियोस जो सोशल मीडिया पे डलते हैं सोशल मीडिया वीडियोस की कैटेगरी में रखते हैं। जो लास्ट कैटेगरी है वो टेस्टिमोनियल वीडियोस की है। अब दोस्तों टेस्टिमोनियल वीडियोस क्या होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट किसी ने यूज़ किया, अब वो उसके बारे में वो रिव्यू देना चाहता है, तो वो टेस्टिमोनियल वीडियोस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई क्लाइंट है, उसने कोई मोबाइल लिया, कोई लैपटॉप लिया, अगर वो लैपटॉप के बारे में रिव्यू देना चाहता है, उसके पॉजिटिव एक्सपीरियंस को बताना चाहता है, उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना चाहता है, तो ऐसे टाइप के वीडियोस को हम टेस्टिमोनियल वीडियोस बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है मार्केटिंग में और आपके ब्रांड के या फिर आपके प्रोडक्ट को के ट्रस्ट को बिल्ड करने में, क्रेडिबिलिटी चेक करने में ये वीडियोस एक स्पेसिफिक पर्पस सर्व करते हैं, और ये एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही अपनी तरफ आकर्षित कर। तो दोस्तों ये मैंने 8 टाइप के वीडियोस आपके लिए निकाले थे, जिनको मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया था। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है इम्पैक्ट ऑफ वीडियो इन मल्टीमीडिया। अब दोस्तों वीडियो का हमारे मल्टीमीडिया कंटेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों आप जानते हैं कि मल्टीमीडिया कंटेंट वीडियो के बिना अधूरा है, फिर भी जो इसका इम्पैक्ट है वो मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला जो कैटेगरी है वो है इनहैंस्ड एंगेजमेंट। अब दोस्तों जब भी आप अपने कंटेंट के अंदर वीडियो को रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट को बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो कंटेंट है वो टेक्स्ट में है, तो जो आपके ऑडियंस है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सभी ऑडियंस उस टेक्स्ट को पढ़ें या इंटरेस्ट पे करें। लेकिन अगर आप उसमें मोशन के साथ वीडियोस डाल देंगे, विजुअल एलिमेंट्स डाल देंगे, स्टोरी टेलिंग कर देंगे, तो वो जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव बन जाएगा और ऑडियंस के एंगेजमेंट को बढ़ाएगा। तो ये पहला इसका इम्पैक्ट है। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब दोस्तों ये है कि जैसे आप अगर समझाते हैं, तो अगर आप लिख के समझाएंगे तो कोई बंदा इतना समझेगा भी नहीं और ना लिखा हुआ कोई इतना पढ़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप वीडियोस को डाल देंगे तो वीडियोस का करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, आपकी बात को अच्छे से लोग सुन पाएंगे। ठीक है, आप अपने मैसेज को बहुत अच्छे से कन्वे कर पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं या इसका कारण क्या है, और इसको क्लियरली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, हर प्रॉब्लम को, उसकी नीड को। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या है, कम्युनिकेशन में इफेक्टिव रहता है। तीसरी जो है वो इंक्रीज एसेसिबिलिटी है। अब दोस्तों देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देख सकते हैं, सुन बोल नहीं सकते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब जो सुन बोल नहीं सकते उनके लिए वीडियो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आपकी वीडियो में सबटाइटल्स हैं, वॉइस ओवर्स हैं, ट्रांसलेशंस हैं, तो बंदा उस वीडियो को देखेगा और ट्रांसलेशंस को समझ के, सबटाइटल्स को समझ के पूरे कंटेंट को आसानी से समझ लेगा। तो इसलिए जो है ये एसेसिबिलिटी भी बढ़ाते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस। दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। तो दोस्तों जैसे किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है और वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, और तो डिमॉन्स्ट्रेशन से क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसको ये समझ में आता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। ठीक है, इसलिए इससे क्या होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट है वीडियो का मल्टीमीडिया कंटेंट के अंदर। जो पांचवा है वो है ब्रांड अवेयरनेस एंड मार्केटिंग। अब दोस्तों वीडियो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डिजिटल मार्केटिंग में।
जितने भी ब्रांड्स हैं, लगभग सभी के सभी जितने ब्रांड्स अभी मार्केट में हैं, सभी लोग वीडियोस बनवाते हैं ताकि वो अपने ब्रांड के, अपने प्रोडक्ट के जो हैं स्पेशलिटी को बता सकें, उनके ब्रांड में क्या क्या है, क्या उनको फ़ायदे होंगे, वो सारी चीज़ें समझा सकें। तो ये समझाने के लिए क्या है, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रांड की अवेयरनेस और मार्केटिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और सिक्स्थ और लास्ट जो है वो है एंटरटेनमेंट एंड इमोशनल कनेक्शन। अब दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि वीडियोस क्या है, मेनली एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट की बात आती है तो जो आपकी ऑडियंस है वो इसको बहुत इंगेज होके देखती है अगर आपका वीडियो अच्छा है। तो ये इमोशंस को इन्वोक करने में, एंटरटेनमेंट में, वीडियो की इन्फॉर्मेशन देने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये 6 इम्पैक्ट थे वीडियो के मल्टीमीडिया के अंदर। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर जो है टाइप ऑफ वीडियोस। अब दोस्तों 2 टाइप के वीडियोस होते हैं, पहला होता है एनालॉग वीडियो और दूसरा होता है डिजिटल वीडियो। ये टेक्निकली है, वैसे तो मैंने टाइप ऑफ वीडियोस आपको बता ही दी इतने टाइप के होते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली आपसे पूछा जाता है तो एनालॉग और डिजिटल 2 टाइप के वीडियोस होते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग आते हैं एनालॉग वीडियो के अंदर। दोस्तों क्या है कि जो बेसिक है एनालॉग और डिजिटल वीडियो के अंदर, उनको हम लोग समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह से कैप्चर किया जाता है, किस तरह से स्टोर किया जाता है और किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है। इन्हीं 3 बातों पे हमारे दोनों वीडियोस डिपेंड करते हैं, एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ एनालॉग वीडियो के बारे में। तो दोस्तों एनालॉग वीडियो क्या है, वीडियो सिग्नल्स हैं जो कि कंटिन्यूअस होते हैं। अब दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि एनालॉग वीडियो करता क्या है कि जो भी वो शूट करता है, ठीक है, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में शूट करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिनको कंटिन्यूअसली शूट किया जाता है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कलर की और लाइट की इंटेंसिटी जो है वो रिकॉर्ड करके स्टोर कर ली जाती है। तो दोस्तों ये कंटिन्यूअस वेव फॉर्म्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के, और ये जो है आजकल तो एनालॉग वीडियोस नहीं चलते हैं। ये ट्रेडिशनल जो है ये ट्रेडिशनल वीडियोस होते हैं जो पुराने समय में रिकॉर्ड किए जाते थे। इनको स्टोर करने के लिए वीडियो टेप्स का उपयोग किया जाता था, और जो पुराने टेलीविजन ब्रॉडकास्ट थे वो सभी ट्रेडिशनली होते थे, एनालॉग वीडियोस के फॉर्म में होते थे। जो इसके कॉमन फॉर्मेट्स हैं बच्चों वो हैं VHS, बीटामैक्स, यूमैटिक और फिल्म। ये 4 इसके एनालॉग वीडियो फॉर्मेट्स हैं जो उस टाइम पे यूज किए जाते थे। अब मैं आता हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को और कलर को रिकॉर्ड करते हैं और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर दिया जाता है। मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है, कलर मोड है, उन सबको ये लोग कैप्चर करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूअस सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं। दोस्तों मैं आता हूँ अगली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है रेजोल्यूशन और क्वालिटी। अब दोस्तों क्या है, जैसे आपको पता है कि ये तो ट्रेडिशनल वीडियोस हैं, पुराने टाइम पे सब एनालॉग ही चलता था, तो इसका रेजोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता था कैमरे की क्वालिटी के ऊपर, टेप की क्वालिटी के ऊपर और ट्रांसमिशन मेथड के ऊपर। जितना अच्छा कैमरा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितना अच्छा टेप होगा रिकॉर्डिंग के लिए उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, जितना अच्छा ट्रांसमिशन मेथड होगा उतना अच्छा ट्रांसमिशन होगा। तो दोस्तों ये आज के रिस्पेक्ट में तो बहुत कम है, लेकिन उस समय जो है जितना अच्छा कैमरा, टैप या ट्रांसमिशन मेथड होता था उतनी अच्छी क्वालिटी और रेजोल्यूशन हमको मिलता था। बात करें कैरेक्टरिस्टिक की तो इसका रेजोल्यूशन और क्वालिटी दोनों ही डिजिटल वीडियो से कम होती है। तीसरा जो है वो है सिग्नल डिग्रेडेशन। अब एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एनालॉग वीडियोस को टेप के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, और टेप क्या है, जो एटमॉस्फेयर होता है उससे अफेक्ट होते हैं। टेप में मॉइस्चर आ सकता है, गर्मी सर्दी, ये सारी चीज़ें जो है टेप को अफेक्ट करती हैं। तो जैसे जैसे आपकी रिकॉर्डिंग पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे टेप भी खराब होता जाएगा। इस वजह से क्या होता है, उसका सिग्नल जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। और दोस्तों ऐसा भी होता है जैसे अपन जब भी ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन अगर ज़्यादा दूरी का है तो ट्रांसमिशन की क्वालिटी दूरी के साथ साथ घटती चली जाती है। जितनी ज़्यादा दूरी का ट्रांसमिशन होगा उतना पुअर होगा। तो ये सिग्नल डिग्रेडेशन की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है एनालॉग वीडियोस के साथ। अब दोस्तों अगला जो है वो है स्टोरेज मीडियम या स्टोरेज माध्यम। अब दोस्तों
जैसे डिजिटल वीडियोस का स्टोरेज तो पेन ड्राइव में किया जाता है, सीडी में किया जाता है, डीवीडी में किया जाता है, या हार्ड डिस्क में भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। पर जो है एनालॉग वीडियोस को VHS टेप्स, जो वीडियो टेप्स होते हैं उनके ऊपर, या बीटा मैक्स के ऊपर, या कैमकॉर्डर टैप्स के ऊपर, या एनालॉग फिल्म के अंदर इसको स्टोर किया जाता था। और ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, VHS टैप्स है, बीटा मैक्स है, कैमकॉर्डर टैप्स है, एनालॉग फिल्म है, ये सभी जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जैसे एटमॉस्फेयर खराब होगा तो ये खराब होने का 100% चांस है। तो स्टोरेज माध्यम जो है VHS, बीटा मैक्स, कैमकॉर्डर टैप्स और एनालॉग फिल्म्स होता है एनालॉग वीडियोस का। अगला जो है वो है लिमिटेड एडिटिंग। अब दोस्तों जैसे क्या है, आपको पता है कि जो एनालॉग वीडियोस हैं उसको टेप के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसकी एडिटिंग करना बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसको क्या है, फिजिकली आपको एडिट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कुछ सीन आपको हटाना है तो वो फिल्म बीच में से कटती है, उसका स्लाइस किया जाता है, उस स्लाइस को हटा के वापस से उस फिल्म को चिपकाया जाता है। तो इसलिए इसकी जो एडिटिंग है वो बहुत लिमिटेड होती थी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी। तो दोस्तों ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे एनालॉग वीडियोस के। अब दोस्तों मैं आता हूँ डिजिटल वीडियो के ऊपर। जैसे अभी तो अपन ने एनालॉग वीडियो को डिस्कस किया, अब डिजिटल वीडियो को डिस्क्रीट सिग्नल्स में स्टोर किया जाता है। इसमें सभी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो विजुअल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो ऑडियो डेटा हो, चाहे वो विजुअल डेटा हो, सभी को बाइनरी कोड में 0-1 में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड किया जाता है। एनालॉग वीडियोस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, पर ये जो डिजिटल वीडियोस होते हैं डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो कॉमन डिजिटल वीडियो फॉर्मेट्स हैं वो है MP4, MOV, AVI, MKV और WebM फॉर्मेट्स हैं, और अलग अलग इनका यूज़ है। इसको भी हम समझेंगे आगे आने वाले टाइम पे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो डिजिटल वीडियो फॉर्मेट्स हैं वो MP4 है, MOV है, AVI है, MKV है और WebM है। तो अब मैं आता हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनालॉग वीडियोस को कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। तो जो डिजिटल वीडियो का डेटा है वो डिस्क्रीट सीरीज में 0-1 के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, और इनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रोक किया जाता है, जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम पिक्सल बोलते हैं। ये पिक्सल स्पेसिफाई करती है कि कलर और ब्राइटनेस कितनी होना चाहिए, कलर टोन कितना होना चाहिए, उसके वेरिएशंस क्या होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन को 0-1 के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक है वो है रेजोल्यूशन। अब दोस्तों जैसे आपको पता है कि एनालॉग वीडियोस में जो ज़्यादा बड़ा रेजोल्यूशन नहीं होता था, और ये क्या है कि समय के साथ एनालॉग ट्रांसमिशन ख़राब भी हो जाता है। तो अभी क्या है कि जो डिजिटल वीडियो है उसमें जो रेजोल्यूशन है वो आपको 3 टाइप में मिलता है। एक तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक हाई डेफिनेशन है, एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपको 720x480 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलता है। हाई डेफिनेशन में आपको 1280x720 पिक्सल्स का जो है रेजोल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आप हाई डेफिनेशन के अंदर जो है 1080 का भी रेजोल्यूशन ले सकते हैं, 920x1080। इसमें जो रेजोल्यूशन आपको मिलता है वो 3840x2160। इसके अलावा 8K में आप जाएंगे तो 7680x4320, इतने पिक्सल का रेजोल्यूशन आपको मिलता है। तो दोस्तों ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक डिजिटल वीडियो का। अगला कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेशन। अब एक्चुअली है क्या, जैसे डिजिटल वीडियोस को 0-1 के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, इनका रेजोल्यूशन भी बड़ा होता है, तो इनका फाइल साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इनको रिड्यूस किया जाता है, इनको कंप्रेस किया जाता है। तो जो कंप्रेशन मेथड्स हैं वो हैं H264, H265, VPN। ये कुछ इसके कंप्रेशन मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप वीडियोस को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने पे क्या होता है कि ये थोड़े छोटे हो जाते हैं, इनका स्टोरेज आसान हो जाता है, इसका ट्रांसमिशन आसान हो जाता है। जैसे क्या होगा, बड़ी फाइल ट्रांसमिट होने में टाइम लेगी, लेकिन अगर छोटी फाइल है तो जल्दी वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी। इसकी स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है कंप्रेशन के बाद। तो कंप्रेशन जो है क्वालिटी तो लॉस करता है, लेकिन
ये बाकी चीज़ें आपके लिए ईजियर हो जाती हैं। तो कंप्रेशन जो है इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा जिसका फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब दोस्तों जैसे कि डिजिटल वीडियो को 0:1 के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, तो इनको जो है एडिट करना बहुत आसान होता है। आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसको कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, इसमें इसमें स्पेशल इफेक्ट को आप ऐड कर सकते हैं, कलर करेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप वो परफॉर्म कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। तो ये जो है इसकी एडिटिंग जो है बहुत आसान हो जाती है और ये इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। दोस्तों अगला जो है वो स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन है। तो दोस्तों जैसे कि एनालॉग वीडियोस को हम लोग रिकॉर्ड करते थे और स्टोर करते थे टेप्स के ऊपर, यहाँ पे डिजिटल वीडियो को आप डिजिटल माध्यम या डिजिटल स्टोरेज पे आप इसको स्टोर करेंगे। ये डिजिटल जो माध्यम है, डिजिटल स्टोरेज है, वो एसएसडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, सीडी हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, ब्लू रे हो सकती है या इंटरनेट मेमोरी भी हो सकती है। सारा डाटा जो है बाइनरी में स्टोर होता है, इसलिए कभी भी ये खराब नहीं होता, डिग्रेडेशन इसमें नहीं होता है, इसकी क्वालिटी में कहीं भी डिग्रेड आपको नहीं मिलेगा। आप चाहें तो कोई भी डिजिटल वीडियो हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, वो आपको डिग्रेड कंडीशन में नहीं मिलेगी। जो सिक्स्थ इसकी कैटेगरी है वो है सिग्नल इंटीग्रिटी। अब जैसे कि पता है आपको कि एनालॉग वीडियोस जो हैं जैसे जैसे टाइम निकलता है उनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, पर ऐसा डिजिटल फाइल्स में नहीं होता। ये वैसी की वैसी ओरिजिनल स्टेज में रहती है जैसी रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा जो सेवंथ है कलर डेप्थ एंड बिट रेट है। तो क्योंकि क्या है कि डिजिटल वीडियोस हायर कलर एक्यूरेसी प्रदान करते हैं, चाहे आपका डार्क इमेज हो चाहे आपकी ब्राइट इमेज हो, ठीक है। तो कलर डेप्थ आपको बहुत अच्छी मिलती है और बिट रेट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक है। तो दोस्तों ये हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे डिजिटल वीडियो के। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है जो आपको पूरी समरी दे देगा एनालॉग और डिजिटल वीडियोस की। सबसे पहले सिग्नल टाइप है, तो देखिए आपने यहाँ पे मैंने लिया हुआ है जो एनालॉग वीडियोस हैं कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और जो डिजिटल वीडियो हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं जो बाइनरी कोड के फॉर्म में होते हैं। एनालॉग वीडियोस की क्वालिटी जो है इसमें लिमिटेड रेजोल्यूशन होता है और ये डिग्रेड हो जाती है, पर जो डिजिटल वीडियो होते हैं वो हाई क्वालिटी होते हैं, हाई रेजोल्यूशन होते हैं और लूजलेस इसका रिप्रोडक्शन होता है। आप कितनी बार भी कॉपी करें ये डिग्रेड नहीं होती। इसमें कंप्रेशन नहीं होता, सिग्नल जो है रियल टाइम में ट्रांसमिट हो जाता है। इसमें कंप्रेशन पॉसिबल है जो कि साइज को स्मॉल, जो फाइल साइज को स्मॉल कर देता है, वीडियोस को छोटे कर देता है। इसका स्टोरेज टेप में, फिल्म के या अदर फिजिकल माध्यम के ऊपर किया जाता है। डिजिटल फाइल्स को हार्ड ड्राइव्स में या क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। इसमें एडिटिंग जो है डिफ़िकल्ट होती है, इसमें जो है एडिटिंग आसान होती है, किसी भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें सिग्नल्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं लेकिन इसमें डिग्रेडेशन नहीं होता। इसमें रेजोल्यूशन जो है मैक्सिमम आपको 480 का मिलता है, लेकिन इसमें आप हाई रेजोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल वीडियोस के अंतर्गत। जब भी आप इसको ट्रांसमिट करते हैं तो इंटरफेरेंस आ जाती है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि नॉइज़ आ जाती है ब्रॉडकास्ट में। आपने देखा होगा पुराने समय पे जो है जो वीडियोस रिकॉर्ड होते थे उसमें एक बीप की पीछे हल्की सी आवाज़ आती थी। तो ये इंटरफेरेंस जब भी आप इसको जब भी आप एनालॉग वीडियोस को ट्रांसमिट करेंगे तो इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। लेकिन क्या है जब आप डिजिटल वीडियो को ट्रांसमिट करेंगे तो ये रिलायबल होती है ट्रांसमिशन में और इसमें मिनिमम जो है इंटरफेरेंस इसका जो है मिनिमम होता है। तो दोस्तों ये था आपका एनालॉग वीडियोस एंड डिजिटल वीडियोस का कंपैरिजन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है हाउ टू यूज वीडियो ऑन पीसी। हम वीडियो को पीसी पे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो टॉपिक ये बच्चों जैसा ही है, आप भी बता सकते हैं कि किस तरह से हम वीडियोस को पीसी के ऊपर यूज़ करते हैं। फिर भी मैंने कुछ कैटेगरीज यहाँ पे रखी हुई हैं तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहला है वॉचिंग वीडियोस। आप वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस को देखने के लिए आप मीडिया प्लेयर्स का उपयोग कर सकते हैं, उनकी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे डाल दिया वीडियो, आपने नेटफ्लिक्स पे डाल दिया, तो आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और मीडिया प्लेयर्स से वीडियोस को देख भी सकते हैं। सेकंड जो है वो एडिटिंग, आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जैसे कि एडोब प्रीमियर, शॉर्टकट। ये क्या है, वीडियोस को एडिट करने की परमिशन आपको देते हैं। तो आप पीसी पे वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो वीडियो को वॉच कर सकते हैं, दूसरा वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप वेबकैम का उपयोग कर सकते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकते हैं। वेबकैम रिकॉर्डिंग जो है वीडियोस कैमरा से हो जाएगी
और इसके लिए सॉफ्टवेयर लगेगा आपको, वो OBS स्टूडियो लगेगा। ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप OBS स्टूडियो या कैमकास्टा या वीडियोस एक्सबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वीडियोस, आप वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए आपको विंडोज़ मीडिया प्लेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये भी आप PC पे आपको आसानी से मिल जाएगा। या एडोब प्रीमियर प्रो को आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो को बनाने के लिए। उसको शेयर करने के लिए आप PC का यूज़ कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे या विम्पो पे आप इसको रख सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो जो है हम लोग PC पे वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और बना के शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हाउ टू यूज़ वीडियो ऑन PC। अब दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है वेरियस वीडियो स्टैंडर्ड्स। वीडियो स्टैंडर्ड्स किस तरह के होते हैं। अब दोस्तों एक्चुअली ये वीडियो स्टैंडर्ड है क्या? तो वीडियो स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि आप जो वीडियो ट्रांसमिट कर रहे हो या देख रहे हो, वो वीडियो किस प्रकार का है, उसको किस तरीके से कैप्चर किया गया था, किस तरीके से स्टोर किया गया था, किस तरीके से एडिट किया गया था और किस तरीके से उसको वीडियो को शेयर किया जा रहा है। अब दोस्तों हर जगह अलग अलग वीडियो फॉर्मेट्स चलते थे, अभी तो सब जगह डिजिटली हो गया है, लेकिन पुराने समय पे हर जगह अलग अलग वीडियो स्टैंडर्ड्स वीडियो फॉर्मेट्स चलते थे। दोस्तों जो मेन दो फॉर्मेट्स थे वो है पाल और NTSC। तो पाल का फुल फॉर्म होता है फेज अल्टरनेटिंग लाइन और NTSC का यूज होता है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कम्युनिटी। ये दो वीडियो स्टैंडर्ड्स थे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में। इन दोनों की मदद से ही टेलीविजन को ब्रॉडकास्ट किया जाता था। अभी तो क्या हो गया है कि वीडियो सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसमिट किया जाता है, पर पुराने समय पे दो ही वीडियो स्टैंडर्ड चलते थे, एक था पाल, दूसरा था NTSC। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ NTSC के बारे में। तो दोस्तों NTSC का पूरा नाम होता है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कम्युनिटी। इसका जो यूज़ किया जाता था वो नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में किया जाता था, और कुछ एशियन कंट्रीज भी उसका उपयोग करती थी, जैसे जापान। अब NTSC का जो फ्रेम रेट होता है वो 29.97 फ्रेम पर सेकंड होता है, मतलब एक सेकंड में इतने फ्रेम्स ये ट्रांसमिट करेगा। और इसको हम लोग लगभग लगभग 30 फ्रेम्स पर सेकंड भी बोल सकते हैं। जो इसका रेजोल्यूशन होता है वो 400 DPI होता है। इसका मतलब होता है 400 लाइंस, DPI नहीं बोलते इसको, 480i बोलते हैं। इसका मतलब होता है 480 लाइंस ऑफ रेजोल्यूशन। दोस्तों पहले क्या होता था, पिक्सल्स तो होते नहीं थे, तो हम रेजोल्यूशन को लाइन की हेल्प से मेजर करते थे, और इसलिए इसमें 480 लाइंस रेजोल्यूशन जो है जो इसे सपोर्ट करता था। अब दोस्तों आते हैं कलर इनकोडिंग के ऊपर। तो दोस्तों कलर इनकोडिंग भी एनालॉग के समय अलग अलग थी। अभी तो कलर इनकोडिंग RGB चलती है या CMY के चलती है, पर उस समय जो है YIQ ये कलर मॉडल चलता था, जो लुमिनस और दो कलर कंपोनेंट से बना होता था। और ये जो लुमिनस है और ये टू कलर कंपोनेंट है, यही हमारी कलर इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता था। दोस्तों जो अगला है वो है इमेज क्वालिटी। अब क्या था कि इसमें जो है NTSC में, एनालॉग में तो वैसे ही कलर क्वालिटी कमज़ोर होती है, इमेज क्वालिटी कमज़ोर होती है, तो NTSC में हमें लो क्वालिटी मिलती थी टर्म्स ऑफ कलर। ठीक है, मतलब कलर के, अगर हम कलर की अपेक्षा देखें तो हमको लोअर क्वालिटी की पिक्चर हमको यहाँ पे मिलती थी। अगर हम पाल से कंपेयर करें तो पाल में हमारी क्वालिटी अच्छी थी NTSC के अपेक्षा। इसमें जो है पुअर सिग्नल कंडीशंस होती थी और जो है डिस्टॉर्शन भी होता था। तो ये पाल का था, और इसका यूसेज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि NTSC जो है नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता था, और ये इसको रिकॉर्ड करने के लिए VHS टेप्स का यूज़ किया जाता था, और टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में जापान में इसका यूज़ होता था। और ये जो है DVD जो CD आई थी तो उसमें भी अर्ली रिकॉर्डिंग में DVDs का इसमें उपयोग किया गया था। तो मैंने आपको बताया NTSC के बारे में, जिसमें रीजन के बारे में हमने डिस्कस किया, फ्रेम रेट के बारे में डिस्कस किया, रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, कलर इनकोडिंग के बारे में डिस्कस किया, इमेज क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया और यूसेज के बारे में डिस्कस किया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पाल के ऊपर। हम पाल का रीजन देखते हैं। तो पाल का यूज़ जो है यूरोप में होता था और एशिया के कुछ पार्ट्स में होता था। इसमें इंडिया भी आता है हमारा।
तो इंडिया में भी हम लोग पाल का ही यूज़ करते थे। इसमें दोस्तों जो फ्रेम हमको मिलते थे वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड मिलते थे, ठीक है। तो हमें 25 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से आपका वीडियो ट्रांसमिट होता था। इसमें रेजोल्यूशन जो है 576i का था, मतलब 576 लाइन्स जो है वो आप इसमें देख सकते थे, उसमें 480 का था। तो रेजोल्यूशन में जो है ये अच्छा था NTSC से। इसमें कलर इनकोडिंग के लिए ये लोग YCBCR कलर मॉडल का उपयोग करते थे, ठीक है। जो ये YCBCR क्या है, कलर मॉडल है। ये कलर मॉडल करता क्या है, कलर इनकोडिंग को देखता है। तो ये हमें ये NTSC से अच्छा था और ये हमें बेटर कलर कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी देता था पाल की अपेक्षा। इसमें कलर डिस्टॉर्शन भी कम होता था। अब इमेज क्वालिटी जो है, जैसे बनी बात है कि उसमें 480i का रेजोल्यूशन था, इसमें 576 का रेजोल्यूशन था। तो इमेज क्वालिटी पाल की सुपीरियर थी NTSC से। और जो है सुपीरियर होने के साथ साथ कलर स्टेबिलिटी भी हमको मिलती थी, रेजोल्यूशन भी हमको अच्छा मिलता था। तो जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती थी, क्लियर होती थी, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी अच्छा होता था। इसके अलावा जिसका यूज़ जो है यूरोप के अलावा एशिया में और इंडिया में सभी जगह यूज़ किया जाता था। और इसका यूज़ जो है टीवी ब्रॉडकास्ट में किया जाता था, VHS टेप्स में और लेटर DVDs में इसको स्टोर किया गया था। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पाल को भी डिस्कस किया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया पाल के रीजन के बारे में, फ्रेम रेट के बारे में, रेजोल्यूशन के बारे में, कलर इनकोडिंग के बारे में, इमेज क्वालिटी के बारे में और यूसेज के बारे में। अब दोस्तों एक्चुअली दोनों को ही NTSC और पाल को मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया था, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए पैराग्राफ में आपको बताता तो वो आपको इतना क्लियर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरे 6 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है ताकि आपको हर चीज़ याद करने में आसानी हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन भी लिया हुआ है, उस कंपैरिजन में आपको पूरी समरी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे NTSC और पाल रीजन, तो NTSC का रीजन नॉर्थ अमेरिका, जापान और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स थे। पाल का जो रीजन था वो यूरोप था, ऑस्ट्रेलिया था, एशिया था, और कुछ पार्ट्स जो अफ्रीका के थे उसमें भी पाल को उपयोग किया जाता था। जो फ्रेम रेट है NTSC का वो 29.97 FPS है, जिसको हम 30 FPS भी बोलते हैं। पाल में जो फ्रेम रेट है वो 25 FPS का है। रेजोल्यूशन जो है वो 480i का है, इसमें 576i का है। जो कलर इनकोडिंग मॉडल है ये YIQ को उपयोग करता है। ये जो कलर मॉडल है पाल, ये YCBCR का उपयोग करता है। इसमें जो कलर स्टेबिलिटी होती है वो कलर डिस्टॉर्शन होता है, स्टेबल नहीं होती इमेजेस, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी भी मिलती है, कलर ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। इसमें जो इमेज क्वालिटी है वो लोअर क्वालिटी की इमेज मिलती है, पर इसमें हाई रेजोल्यूशन की इमेज और बेटर कलर क्वालिटी आपको मिलती है। इसका यूज़ टीवी ब्रॉडकास्ट में, VHS टेप्स में और DVDs में किया जाता है। इसका यूज़ भी टीवी ब्रॉडकास्ट में, VHS में और अपना DVDs में किया जाता है पाल रीजन के अंदर। तो दोस्तों ये थे आपके NTSC और पाल। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों मैं आता हूँ फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर। तो दोस्तों हमारे डिजिटल वीडियो में बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे MPEG, AVI, MJ, PEG और भी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो दोस्तों फाइल फॉर्मेट ये बताता है कि आपकी जो डिजिटल वीडियो फाइल है वो किस तरह से इनकोड की गई है, किस तरह से कंप्रेस की गई है और किस तरह से स्टोर की गई है। हर फॉर्मेट की अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना जो है स्टैंडर्ड्स है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ MPEG के बारे में। तो दोस्तों MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो दोस्तों ये क्या है, ये ऑडियो और वीडियो जो दोनों को कंप्रेस करती है स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब सबसे स्टैंडर्ड मेथड है ये ऑडियो वीडियो को कंप्रेस करने का। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशंस को इनकोड किया जाता है, स्ट्रीम किया जाता है। अब दोस्तों जो इसके यूज़ केस है वो है डिजिटल वीडियो स्टोरेज। डिजिटल वीडियो स्टोरेज के लिए MPEG 2 का उपयोग किया जाता है। इसकी स्ट्रीमिंग जो है MPEG 4 में करती है, इसको हम बोलते हैं .mp4 फाइल्स बोलते हैं। और जो है यूट्यूब, विमो स्ट्रीमिंग ऐप सभी MPEG 4 का यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, जब भी आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग होती है तो MPEG 2 जो है कॉमन जो है वो फाइल फॉर्मेट रहता है। MPEG के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। जैसे सबसे पहले है MPEG 1। दोस्तों ये जो है वीडियो CD के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये इसका रेजोल्यूशन जो है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए लोअर रहता है। ये 1.5 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करता है, मतलब इसका जो है 1.5 Mbps इसका रेट है, ठीक है। और ये अर्ली डिजिटल वीडियोस में यूज़ किया जाता था, जो पुरानी CDs आती थी में इसका उपयोग किया जाता था। इसका जो एक्सटेंशन है वो MPG
या MPEG इसका एक्सटेंशन है। इसके बाद दोस्तों आया MPEG-2। दोस्तों ये डिजिटल टेलीविजन के लिए है, डीवीडीज में, सैटेलाइट टीवीज में, ब्रॉडकास्टिंग में, सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये MPEG-1 से हायर साइड होता है, इसकी मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है MPEG-1 की अपेक्षा। इसमें जो आपको रेजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है 1080 और 720 पिक्सल्स का। इसका जो बिट रेट है वो 4 से 10 MBPS है। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो MPEG VOP है, और ये डीवीडीज के लिए मेन यूज किया जाता है। इसके अलावा आते हैं MPEG-4। तो दोस्तों ये लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है ना वीडियोस की इंटरनेट के ऊपर, इसके लिए इसको MPEG-4 का उपयोग किया जाता है। ये वेब वीडियोस के लिए, मोबाइल वीडियोस के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए MPEG-4 का यूज किया जाता है। इसकी क्वालिटी जो है दोनों से ज़्यादा होती है, MPEG-1 से MPEG-2 से दोनों से इसकी क्वालिटी सुपीरियर होती है। और ये HD कंटेंट को जो है डिनोट करता है। इसका जो एक्सटेंशन है वो MP4 है, .M4V है या MOV है। तो ये इसके MPEG स्टैंडर्ड्स हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ AVI के ऊपर, ऑडियो वीडियो इंटरलीव के ऊपर, इसका फुल फॉर्म है। अब दोस्तों ये जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों के डेटा को रखता है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .avi है, और इसका यूज केस जो है वो वीडियो एडिटिंग में AVI बहुत अच्छे से वीडियो एडिट हो जाता है। लोकल स्टोरेज में आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसकी कॉम्पेटिबिलिटी सभी जगह है, मतलब विंडोज बेस्ड सिस्टम भी इसको सपोर्ट करते हैं, मैक बेस्ड सिस्टम भी इसको सपोर्ट करते हैं, और लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम भी इसको सपोर्ट करते हैं। ये स्पेशली हाई क्वालिटी और रॉ वीडियो कंटेंट के लिए उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आते हैं AVI की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले है कंटेनर फॉर्मेट। अब दोस्तों जैसे MPEG है वैसे ही इसमें भी कंप्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। AVI क्या है, एक कंटेनर बेस्ड फॉर्मेट है जिसमें हम ऑडियो वीडियो दोनों की कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन को रखते हैं, जो वेरियस कोड्स के फॉर्म में रहती है, ठीक है। क्वालिटी जो है बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस और ऑडियोज रहती हैं, और ये इनका साइज जो है बहुत बड़ा रहता है। कंप्रेशन जो है ये अनकम्प्रेस्ड और कंप्रेस्ड दोनों ही वीडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। अनकम्प्रेस्ड जो AVI होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं फाइल, और हाई क्वालिटी फाइल्स होती हैं, और कंप्रेशन करने के बाद इनका फाइल्स छोटा हो जाता है और क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। दोस्तों AVI को कंप्रेस करने के लिए हम DIVX, XVID या MJPEG के कोड्स को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ MJPEG। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है वो है मोशन JPEG, और दोस्तों JPEG का पूरा नाम है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब दोस्तों ये क्या है, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, इसमें क्या होता है जैसे JPEG में क्या करते हैं हम लोग इमेजेस को कंप्रेस करते हैं, तो इमेजेस कंप्रेस होती हैं तो वो मैक्सिमम लेवल तक कंप्रेस होती हैं, और जिसमें क्वालिटी लॉस्ट होती है, पर इसमें कलर कोड्स को संभाल के रखा जाता है ताकि आपको पिक्चर क्लियर दिखे। वैसे ही मोशन JPEG भी क्या है, JPEG कंप्रेशन को यूज़ करती है, और हर फ्रेम पे इस कंप्रेशन को लगाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वीडियो कंप्रेस तो होती है, उसका जो है वीडियो कंप्रेस तो होती है, उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस होती है, पर क्वालिटी इस तरह से रिड्यूस की जाती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्वालिटी रिड्यूस हुई है, मतलब आपको ओरिजिनल पिक्चर ही दिखेगी, लेकिन जो जानने वाले हैं, जो इसको समझता है, वो ये पहचान लेगा कि हाँ इसको रिड्यूस किया गया है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .avi है, या फिर .mjpg या .mj2 है। अब दोस्तों इसका यूज़ होता है सर्वेलेंस कैमरास के ऊपर। आपने देखा होगा कि जो सर्वेलेंस कैमरास होते हैं उसमें रिकॉर्डिंग दिन रात चलती रहती है, पर जो है उसका फाइल साइज ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्वालिटी भी क्लियर होती है। तो वो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्या है कि हर फ्रेम पे पिक्चर्स को रिड्यूस करता है, और जो है इसलिए MJPG फॉर्मेट को यूज़ करता है, इसलिए इसकी फाइल साइज छोटा होता है, क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, रियल टाइम वीडियोस में MJPG का यूज़ होता है, और इसका एडिटिंग जो है बहुत सिंपल होता है, इसको आसानी से एडिट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा MJPG।
अब दोस्तों आता हूँ मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले कंप्रेशन मेथड है। तो इसको क्या है कि हर फ्रेम को सेपरेटली कंप्रेस किया जाता है जेपीजी की तरह। तो इसलिए इसकी क्वालिटी रिड्यूस होती जाती है। क्वालिटी जो है हाई क्वालिटी वीडियोस है, लोअर रेजोल्यूशन पे भी हमको अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मिलती हैं। फाइल साइज इसका छोटा है क्योंकि हर फ्रेम पे इसको रिड्यूस किया जाता है। तो क्या होता है, फाइल साइज छोटा हो जाता है पर क्वालिटी हमको अच्छी मिलती है। स्ट्रीमिंग जो है मॉडर्न जितने भी वीडियो डिकोड्स हैं वो एमपीजी का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आते हैं स्ट्रीमिंग के ऊपर। तो दोस्तों वैसे तो क्या है कि एमजेपीईजी जो है वो मॉडर्न वीडियो डिकोड्स के लिए एफिशिएंट नहीं है, पर वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे लो लेटेंसी और सिंपल इनकोडिंग प्रोसेस हो। मतलब जहाँ पे सिंपल इनकोडिंग प्रोसेस होगा और वीडियो स्ट्रीमिंग जो है लो लेटेंसी की होगी, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव वेबकैम फीड्स में। तो दोस्तों ये थे एमजेपीजी के कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा टेबल लिया हुआ है जिसमें तीनों फॉर्मेट्स को कंपेयर किया हुआ है। तो इससे क्या है, आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और पूरी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। जैसे सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, ये टाइप लिया हुआ है, जो एस्पेक्ट है वो टाइप लिया हुआ है। तो जैसे जो एमपीजी है उसका स्टैंडर्ड कंप्रेशन होता है, ठीक है। ये कंटेनर फॉर्मेट में वीडियो को कंप्रेस करता है और ये जेपीजी फॉर्मेट में वीडियो को कंप्रेस करता है हर फ्रेम के साथ। कंप्रेशन इसका हाई होता है। ये दोनों ही फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड, और ये कंप्रेशन लेस एफिशिएंट होता है। जेपीईजी इमेजेस को कंप्रेस करता है। इसकी वीडियो क्वालिटी हाई होती है, इसकी वीडियो क्वालिटी भी हाई होती है, लेकिन ये वीडियो क्वालिटी डिपेंड करती है जो कोड यूज़ किए हैं उसके ऊपर। इसकी जो क्वालिटी होती है वो मॉडरेट होती है, लेकिन पर लो कॉम्प्लेक्सिटी एप्लीकेशंस के लिए इसकी क्वालिटी ठीक होती है, अच्छी होती है। इसमें जो फाइल साइज होता है वो स्मॉल टू मॉडरेट होता है जो एमपीईजी है। इसमें जो फाइल साइज होता है वो लार्ज होता है। इसमें फाइल साइज जो है लार्ज होता है क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम को जेपीईजी में कंप्रेस किया जाता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ कंटेनर या कोडेक के ऊपर। तो एमपीईजी यूज़ करता है H.264 MPEG-4 के लिए। ये जो कंटेनर यूज़ करता है उसका नाम है DVX, और ये जो है MJPEG का यूज़ करता है। अब दोस्तों इसका जो यूज़ किया जाता है वो स्ट्रीमिंग के लिए, डीवीडीज़ के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। AVI का यूज़ वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है, लोकल स्टोरेज के लिए किया जाता है। और जो है MJPEG का यूज़ वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए किया जाता है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन है एमपीईजी का, वो एमपीजी है, एमपीईजी है, MP4 है। AVI का फाइल एक्सटेंशन .avi है, और MJPEG का फाइल एक्सटेंशन MJ2 है, MJPG है, या AVI भी है। तो दोस्तों ये इसका कंपैरिजन था। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों मैं आता हूँ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर्स वीडियो को एडिट करने में हमारी हेल्प करते हैं। आप इनकी हेल्प से वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं, क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, ऑडियो को इन्हांस कर सकते हैं, इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक विशेषता है, अपना अपना गुण है। हर हर जो वीडियो सॉफ्टवेयर है उसमें स्पेशलिटीज़ होती हैं। आप उनको किस तरह से यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इन 6 जो मेन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यहाँ पे लिया हुआ है। पहला है एडोब प्रीमियर प्रो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है और ये प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के काम आता है। इसमें बहुत सारे एडिटिंग टूल्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं कि वीडियो एडिटिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, और ये एडोब का प्रोडक्ट है। सेकंड जो है वो है फाइनल कट प्रो। दोस्तों ये जो है एप्पल का प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, और ये हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, और ये मैक डिवाइसेस के लिए उपयोग किया जाता है। आई मूवी जो है ये भी आपका एप्पल डिवाइसेस के लिए वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है, और ये बिगनर्स के लिए आइडियल है। मतलब जिन्होंने एडिटिंग की शुरुआत की है, जो सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही आइडियल है, और इसमें एसेंशियल एडिटिंग फीचर्स दिए हुए हैं। फिल्म फोरा दोस्तों ये सबसे ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ईजी है यूज़ करने में। ये बिगनर्स के लिए और इंटरमीडिएट यूज़र्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फिफ्थ जो है वो सोनी वेगास प्रो है। तो दोस्तों ये भी बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, और इसमें बहुत सारे ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ के एडिटिंग टूल्स दिए हुए हैं। ये प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है।
अगला है हिट फिल्म एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये बिगनर्स के लिए और इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें सिनेमैटिक इफेक्ट आप दे सकते हैं, इसमें बहुत स्पेशल इफेक्ट और कंपोजिंग टूल काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारे 6 जो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर थे जिनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर जो है एनिमेशन। अब दोस्तों एनिमेशन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप दिखाता हूँ। पहले आप इस ये जो क्लिप आपने देखी अभी, इसमें क्या है कि बहुत सारे इमेजेस हैं उनको उन्होंने हाथ से बनाया हुआ है। हर इमेज में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन जब वो इमेजेस हमारी आंखों के सामने से निकलती हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये इमेज जो है ये डांस कर रही है। तो दोस्तों यही एनिमेशन है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्रेम्स को, इंडिविजुअल इमेजेस को यहाँ पे बना लेते हैं और हर इमेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जब इन इमेजेस को हमारे सामने से, आंखों के सामने से जल्दी जल्दी निकाला जाता है तो हमको ऐसा इल्यूजन होता है कि ये हमारी जो इमेज है ये मूव कर रही है। और यही एनिमेशन की बेसिक टेक्निक है और इसी के आधार पे एनिमेशंस को डिज़ाइन किया जाता है। अब दोस्तों एनिमेशन जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन। तो आइए पहले इनको समझते हैं, 2D एनिमेशंस क्या होते हैं और 3D एनिमेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिशनल 2D एनिमेशंस के बारे में। तो दोस्तों ट्रेडिशनल 2D एनिमेशंस वही हैं जो भी मैंने आपको बताए। इसमें क्या होता है, हैंड ड्राइंग होती है या पेंटिंग इमेजेस होती हैं पेपर के ऊपर। उन पेपर के ऊपर इमेजेस को थोड़ा थोड़ा चेंज करके बनाया जाता है और फिर क्या होता है, इसको सीक्वेंस में हमारी आंखों के सामने से निकाला जाता है फ्रेम बाय फ्रेम। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो है ये जो कैरेक्टर है ये मूव कर रहा है या डांस कर रहा है। दोस्तों ये तो हो गया मेथड और ये प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड हो गई कि भाई मेथड में क्या है कि हम हैंड रिटन ड्राइंग या पेंटिंग को ले लेंगे और हर पेंटिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, स्लाइटली चेंज होगा। तो ये मेथड हो गया और इसको हम लोग एक सीक्वेंस में फ्रेम बाय फ्रेम अपनी जो है जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो वो हमारा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस हो गया हमारा। अब इसके की फीचर्स के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला की फीचर तो ये कि इसमें बहुत सारी लेबर लगती है और टाइम भी लगता है, क्योंकि आर्ट वर्क क्रिएट करना पड़ता है, हर इमेजेस को सेम टू सेम वैसा ही बनाना पड़ता है, हर इमेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये इसके फीचर्स हो गए कि इसमें बहुत सारा लेबर लगता है। इसका यूज़ किया जाता है एनिमेटेड फिल्म्स में और टीवी शोज़ में, जो कि पुराना टाइम था जिसमें पुराने समय में इसी तरह से एनिमेशंस को बनाया जाता था। और दोस्तों इसमें एनिमेशन बनाने के लिए हमें एनिमेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, पेंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो पेंटिंग बनाते हैं और इसको ये पूरा हैंडमेड होता था। तो ये जो था ये हमारे की फीचर्स हैं। अब दोस्तों इसका जो फेमस एग्जांपल है वो है अर्ली डिज्नी फिल्म। जितनी भी डिज्नी की मूवीज़ होती थी, जैसे कि आपने देखा होगा स्नो वाइट है, इसके अलावा लोनली ट्विंस है। तो ये पूरी जो है ये फेमस एग्जांपल्स हैं 2D एनिमेशन के, ट्रेडिशनल 2D एनिमेशंस के। अब दोस्तों आता हूँ 2D वेक्टर बेस्ड एनिमेशन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये भी 2D होते थे, पर इसमें जो हैंड ड्रॉन एनिमेशन की अपेक्षा हम लोग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते थे एनिमेशंस को क्रिएट करने में। हम मतलब जो सीन बनाते थे, जो भी पिक्चर्स हम बनाते थे, उसमें हम क्या करते थे, उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते थे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उनको छोटा करना, बड़ा करना, जो अपना कैरेक्टर है उसको मूव करना, वो सभी जो काम है वो सारा जो पहले ट्रेडिशनली हैंडमेड होता था वो जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होने लगा। और दोस्तों अब इसके प्रोसेस क्या हैं, तो दोस्तों जैसे इसमें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं जैसे एडोब एनिमेट होता है, टून बूम होता है, फ्लैश होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सभी इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग कैरेक्टर्स को एक जगह रख देते हैं, उसी की कॉपीज़ बना लेते हैं, हर कैरेक्टर में हर सीन में हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा जो है 2D वेक्टर बेस्ड एनिमेशन हो गया। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। अब इसके की फीचर्स के ऊपर आते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, कम लेबर लगती है क्योंकि इसमें जो पूरा काम करता है वो हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। इसमें स्मूथ एनिमेशन है क्योंकि जो कमी रह जाती थी ट्रेडिशनली हाथ से बनाने में, वो कमी यहाँ पे पूरी हो जाती है। ये मॉडर्न कार्टून्स में, वेब एनिमेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके इसके जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो है साउथ पार्क, एनिमेटेड कमर्शियल्स और सिम्पसन्स। अब दोस्तों मैं आता हूँ वर्चुअल रियलिटी और
ऑगमेंटेड रियलिटी एनिमेशंस के ऊपर। तो दोस्तों ये दोनों जो एनिमेशंस हैं ये हमें जो है रियल वर्ल्ड की इल्यूजन कराते हैं, जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में हों। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, 360 डिग्री एक्सपीरियंस सबको मिलता है, और इसको जो है यूज़ करने के लिए हम लोग एक AR ग्लासेस का यूज़ करते हैं। इसके की फीचर्स हैं कि ये इंटरेक्टिव होता है, और ये यूज़र से डायरेक्ट इंगेजिंग होता है। इसका यूज़ जो है गेमिंग में, ट्रेनिंग सिमुलेशन में और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस में किया जाता है। इसके जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो बीट साबर, पोकेमॉन जियो, ये जो हैं दोनों ही VR गेम्स है, और ये पोकेमॉन जियो जो है वो है AR गेम है। तो इन दोनों का यूज़ जो है गेमिंग पर्पस के लिए किया जाता है। तो मेन गेमिंग पर्पस में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंट रियलिटी का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले एनिमेशन के ऊपर, जो है मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन। अब दोस्तों मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन में क्या है कि हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए, लोगोस को एनिमेट करने के लिए। इसका जो मेन फोकस होता है वो ग्राफिकल एलिमेंट को मूव करने में होता है। मतलब जैसे कि आपने बोला, अभी तो मैंने जो आपको दिखाया वो तो आपको दिखाया अपना जो है एनिमेशन के बारे में। तो दोस्तों एनिमेशन में क्या स्टोरी टेलिंग होती है, तो ये मोशन ग्राफिक्स में स्टोरी टेलिंग नहीं होती। इसका जो मेनली यूज़ होता है वो ग्राफिक्स एलिमेंट्स को मूव करने के लिए होता है। इसका जो यूज़ होता है वो लोगोस को एनिमेट करने में, टाइपोग्राफी के ऊपर किया जाता है, और इसमें जो है साउंड डिज़ाइन और म्यूज़िक को भी इसके साथ पेयर किया जाता है, ताकि वो हमारा जो ग्राफिक्स है, जो एनिमेशन है, वो हमारा रियलिस्टिक लगे और इंगेजिंग लगे। अब दोस्तों आते हैं इसके की फीचर्स के ऊपर। दोस्तों इसको डायनेमिक विजुअल कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको 2D एनिमेशन टेक्निक के साथ कंबाइन किया जाता है, ताकि हमारा जो है जो हमारा कंटेंट है वो ज़्यादा इंगेजिंग लगे, जिसमें हमारे जो टाइटल सीक्वेंस है, प्रमोशन वीडियोस हैं, वो भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं। अब जैसे जो भी आप मूवीज़ में टाइटल्स देखते हैं, सोशल मीडिया में टाइटल्स देखते हैं, वो सभी जो हैं इसी का एग्जाम्पल है। दोस्तों मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन मैंने अभी आपको बताया। अब दोस्तों मैं इसके एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पे मैं आपको एनिमेटेड मूवी दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया है। उन ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे एनिमेट किया है। तो देखिए आप इस मूवी को, आपको मोशन ग्राफिक्स आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आता हूँ स्टॉप मोशन एनिमेशन के ऊपर। अब स्टॉप मोशन एनिमेशन में क्या है दोस्तों, हम लोग फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं। मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फ्रेम बाय फ्रेम उसको मूव करेंगे। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए एक ये मूवी आप देखिए, एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस क्लिप में आपको स्टॉप मोशन एनिमेशन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने इस मूवी में क्या किया, हमने कैमरे को मूव किया है। हमने उसी कैमरे को अलग अलग जगह रख के फोटो क्लिक किए हैं। उस फोटो को यहाँ पे कम, और इन सारे इमेजेस को हमने आपस में कंबाइन कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारा एग्जांपल था स्टॉप मोशन एनिमेशन का। अब दोस्तों इसमें स्टॉप मोशन एनिमेशन में क्या है, क्लेमेशन, पपेट एनिमेशन, ऑब्जेक्ट एनिमेशन, ये 3 टाइप के एनिमेशंस होते हैं। जब हम किसी क्ले को या सॉफ्ट मटेरियल को शेप्स देके और उसको मूव कराते हैं तो वो क्लेमेशन कहलाता है। जब हम पपेट्स को और डॉल्स को, कैरेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करके उनके फोटोग्राफिक इमेजेस लेके उसको मूव कराते हैं तो पपेट एनिमेशन कहलाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, जैसे कैमरा हो गया, जो अभी मैंने मूव किया, तो वो ऑब्जेक्ट एनिमेशन कहलाता है। अब दोस्तों आते हैं की फीचर्स के ऊपर। दोस्तों ये सबसे पहले बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग और इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हमको हर इमेज को प्रॉपर लेना है। अगर इमेज में ज़रा सा भी गड़बड़ होता है तो वो हमारा पूरा सा डिस्कार्ड हो जाता है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत पेशेंस इसमें रिक्वायर्ड होता है। ये यूनिक टेंजेबल टेक्सचर्स और ऑर्गेनिक मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसके जो एग्जांपल हैं वो लेगो मूवी, कोरालाइन, आर्टमैन स्टूडियोज जैसी पिक्चरें जो हैं वो स्टॉप मोशन एनिमेशन का एक एग्जांपल है। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर, जो है 3D एनिमेशन। तो दोस्तों ये जो 3D एनिमेशन है, ये 3D एनिमेशन का पूरा नाम होता है 3 डायमेंशन एनिमेशन। मतलब 3 आयामों में इस एनिमेशंस को क्रिएट किया जाता है। अब दोस्तों 3 डायमेंशन मूवी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक मूवी आपके सामने डिस्प्ले की है, जिसमें एक कार्टून कैरेक्टर है। अब दोस्तों ये 3 डायमेंशन कार्टून कैरेक्टर है। इसके पूरा जो है इसको 3 डायमेंशनली डिज़ाइन किया हुआ है। इसके आप बैक देख सकते हैं, ये मूव करेगा तो इसका पूरा बैक दिखता है, आगे पीछे दिखता है। इसका सारा पूरा 3 डायमेंशन में ये है, और इसी को हम 3 डायमेंशन एनिमेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब दोस्तों इन एनिमेशंस को बनाने के लिए हमको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के इन एनिमेशंस को नहीं बनाया जा सकता।
और दोस्तों ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करते क्या है, ये बनाते हैं मॉडल्स को, मतलब जो भी हीरो रहेगा उसका मूवी का, या जो भी आपका 3 डायमेंशन मूवी रहेगी, जो भी उस पर कैरेक्टर रहेगा, उसको 3 डायमेंशन में ये जो है सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एनवायरनमेंट भी तैयार करते हैं, और ये एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए भी हमको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों जो एनिमेशन होता है, मतलब जैसे एक तो मॉडल बन गए आपके, आपने मॉडल बना लिए, आपने एनवायरनमेंट बना लिया, अब उनको मूव करने का काम भी ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर ही करते हैं। तो दोस्तों इन सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या होता है, सबसे पहली बात तो कि ये एनिमेशंस को बनाते हैं, और जो एनिमेशंस हैं 3D मॉडल्स हैं उनको बनाते हैं, 3D शेप्स को बनाते हैं। दूसरा, उन शेप्स को मूव कराते हैं, इसको आप रिगिंग बोलते हैं। इसमें आप जो है उस शेप्स को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उन शेप्स का जो मूवमेंट होता है वो भी इन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा उनको एनिमेट करना, मतलब उनको मूव करना, उन मॉडल्स को मूव करना, ये भी उन सॉफ्टवेयर्स का काम होता है। इसके अलावा रेंडरिंग करना, मतलब आपने पूरा तैयार कर लिया, जो आपकी एनिमेशन मूवी तैयार हुई वो छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई होगी आपने, उनको रेंडर करके फाइनल आउटपुट जनरेट करना, तो ये प्रोसेस भी हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही करता है। अब दोस्तों आते हैं इसके की फीचर्स के ऊपर। अब दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जो चीज़ सॉफ्टवेयर से तैयार होती है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है, उसमें जो लाइटिंग इफेक्ट है, टेक्सचर है, उसकी डेप्थ है, सब रियलिस्टिक लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क्या कर सकता है, उनके मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है, उनकी फिजिक को कैप्चर कर सकता है, और जो भी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट हैं, जैसे उनके हेयर का कलर हो गया, वाटर का कलर हो गया, वो सभी ये सॉफ्टवेयर कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो यूज़ है, इस एनिमेशन का यूज़ फिल्म्स में, गेम्स में और सिमुलेशन में किया जाता है। जो इसके फेमस एग्जांपल्स हैं वो है पिक्चर फिल्म्स, जो भी टॉय स्टोरी वगैरह आई हैं, जो भी टॉय स्टोरी मूवी आई है या फाइंडिंग नीमो आई है, ये जो मूवीज आई हैं ये सारी हमारी 3D मूवीज हैं, और इसका जो निर्माण है वो 3D सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया गया है। इसके अलावा ड्रीम वर्क्स फिल्म्स, ये भी एक स्टूडियो है जो एनिमेटेड मूवीज बनाता है। इसमें जो इसकी मूवी आई है शेक, वो भी 3D एनिमेशन मूवी है। इसके अलावा जो मॉडर्न वीडियो गेम्स है, जैसे कि फोर्टनाइट हो गया, द लास्ट ऑफ अस हो गया, ये जितने भी गेम्स है वीडियो गेम्स, इसको भी 3D एनिमेशन की मदद से बनाया गया है। तो दोस्तों हमने पढ़ा 3D एनिमेशंस क्या होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके की फीचर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे एनिमेशन के एग्जांपल्स, टाइप ऑफ एनिमेशंस। अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर, जो है यूज़ ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में एनिमेशन का यूज़ होता है। दोस्तों सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, मूवीज़ में देखते हैं आप, टीवी शोज़ में देखते हैं, वीडियो गेम्स में देखते हैं। एनिमेशन का करता है एक मतलब एक रियल लाइफ जनरेट कर देता है, और उसका इंगेजमेंट भी बढ़ाता है, और कंटेंट को अट्रैक्टिव भी बनाता है। सेकंड है एजुकेशन। तो दोस्तों एजुकेशन में भी आप देखते हैं जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एनिमेशन बहुत आसानी से समझाता है। अक्सर जो एजुकेशन एप्स हैं वो सभी एनिमेशंस का यूज़ करते हैं। अगला जो है वो है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी एड्स बनते हैं वो बिना एनिमेशन के पॉसिबल नहीं है। दोस्तों एनिमेशन क्या करता है, उनको विजुअल अपील देता है, आई कैचिंग, प्रोडक्ट को आई कैचिंग बनाता है। दोस्तों इसके अलावा जो अगला है वो है वेब एंड ऐप डिज़ाइन। एनिमेशंस क्या है, यूज़र के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, विजुअल फीडबैक्स को लेता है। अगर आप एनिमेटेड वेबसाइट बनाएंगे, एनिमेटेड मोबाइल ऐप्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, और यूज़र उसमें ज़्यादा इंगेज होगा, आसानी से नेविगेट भी यूज़र उसमें करेगा। इसके अलावा जो है बिजनेस एंड प्रेजेंटेशंस। तो दोस्तों बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन है, कोई भी प्रेजेंटेशन अगर बंदे को देना है, तो अगर वो एनिमेशंस यूज़ करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा। कॉम्प्लेक्स बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को, बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनिमेशन आसानी से समझा सकते हैं। दोस्तों अगला है सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में क्या है, कोई भी साइंटिफिक मॉडल हो, कोई भी टेक्निकल मॉडल हो, कोई भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो, उसको अगर एनिमेशन के ज़रिए समझाया जाए, आसानी से समझाया जा सकता है, बहुत आसानी हो जाता है कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनिमेशन के ज़रिए समझाना। इसके अलावा जो है वो है सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों एनिमेटेड GIFs जो हैं, शॉर्ट क्लिप्स जो हैं सोशल मीडिया के अंदर, वो कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा माध्यम है, और आप अपनी बात को कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो दोस्तों
ये तो था यूज़ ऑफ एनिमेशन। अब आते हैं उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो एनिमेशन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं इंडस्ट्री में जिनका यूज़ हम एनिमेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा सबसे ईजी सॉफ्टवेयर तो आपका पावर पॉइंट है, जिसमें आप आसानी से एनिमेशंस को बना सकते हो। पर जो प्रोफेशनल एनिमेटर्स हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एडोब एनिमेट। तो दोस्तों ये जो मेन इसका काम है वो 2D एनिमेशन का है, यह वेक्टर बेस्ड एनिमेशन है। इसमें जो है इंटरेक्टिव कंटेंट जैसे वेबसाइट्स वगैरह जनरेट की जा सकती है। ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को, ट्विंस को, मोशन पाथ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें जो है ये एडोब का प्रोडक्ट है। ये वेब एनिमेशंस के लिए, कैरेक्टर एनिमेशंस के लिए और इंटरेक्टिव मीडिया के लिए बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। सेकंड जो सॉफ्टवेयर है वो टून बूम हार्मोनी है। ये भी 2D एनिमेशन को सपोर्ट करता है। ये इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर है। ये फ्रेम बाय फ्रेम को सपोर्ट करता है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें स्टोरी बोर्डिंग के लिए, कंपोजिट के लिए, स्पेशल इफेक्ट के लिए बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसका यूज़ टीवी शोज़ में, फिल्म्स में और गेम्स में किया जाता है। ये बहुत यूज़फुल है प्रोफेशनल 2D एनिमेटर्स के लिए या फिल्म प्रोडक्शंस वालों के लिए जो टीवी और मूवीज़ के लिए फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों मैं आता हूँ 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो दोस्तों इस पर दो सॉफ्टवेयर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। एक तो है ब्लेंडर जो 3D एनिमेशन को सपोर्ट करता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री टू यूज़ है। ये 3D मॉडलिंग को, रिगिंग को, टेक्सचरिंग को, रेंडरिंग को, एनिमेशन को सपोर्ट करता है। ये बहुत पावरफुल स्क्रिप्टिंग टूल है और ये पार्टिकल सिमुलेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और दोस्तों इसमें एडवांस फीचर्स जैसे कि मोशन ट्रैकिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों 3D एनिमेशन के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए बहुत ही आइडियल सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों जो चौथा सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोडेस्क माया। दोस्तों ये भी 3D एनिमेशन को सपोर्ट करता है। ये टीवी में, गेमिंग में, मूवीज़ में वाइडली यूज्ड किया जाता है। ये रोबोस टूल है जो 3D मॉडलिंग को, टेक्सचरिंग को, रिगिंग को, एनिमेशन को सपोर्ट करता है। ये क्या है, डायनेमिक सिमुलेशन है। अगर आपको बालों का कलर देना है, क्लोथ का कलर देना है, फ्लूइड्स का कलर देना है, तो उसके लिए बहुत ही डायनेमिक सिमुलेशन इंक्लूड करता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। दोस्तों ये प्रोफेशनल 3D एनिमेटर्स के लिए और विजुअल इफेक्ट्स के लिए बहुत ही आइडियल सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा कंटेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कंटेंट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।